स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये एक मिरर है, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज नथिंग न्यू अबाउट दिस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अलग सिचुएशन लेते हैं। यहां पर आप देखें दो मिरर्स रखे हुए हमारे पास, एक तो ये मिरर है आप देखें और एक ये मिरर है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि लाइट आई पहले की तरह, जैसे यहां पे आ रही थी और जैसे यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही थी वैसे यहां पर भी रिफ्लेक्ट हुई। बट न्यू चीज यहां पर ये है स्टूडेंट्स कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो इस मिरर पे गिर रही है। तो अब आगे इस रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा? स्टूडेंट आप सोच पा रहे होंगे कि ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मिरर पे कोई भी लाइट रे आएगी तो क्या होगा? टकरा के वो रिफ्लेक्ट ही होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जब स्टूडेंट्स हमारे पास एक से ज्यादा मिरर्स होते हैं, तो जो लाइट रे आती है उसको कई रिफ्लेक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे यहां पे इसको दो रिफ्लेक्शंस फेस करने पड़े, एक यहां से एक यहां से, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। स्टूडेंट्स वी कैन राइट डाउन हियर, इफ वी हैव मोर देन वन मिरर, लाइट रे में अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो एक और इंटरेस्टिंग सी बात यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स। आप देखो यहां पर ये पहला रिफ्लेक्शन है और ये दूसरा रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सिर्फ यहां पर भी आप कंसंट्रेट करो, दूसरे वाले रिफ्लेक्शन को भूल जाओ। तो यहां पर ये जो लाइट रे आ रही है स्टूडेंट्स, ये वाली लाइट रे, उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रे जा रही है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये सेकंड वाला रिफ्लेक्शन अगर देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो रे है वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, लेकिन ये जो है ये इसके लिए क्या होगी स्टूडेंट्स? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यही जो लाइट रे है वो पहले मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे थी और दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट रे। क्यों ऐसा आप समझ रहे हो? क्योंकि ये वाले मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन इस वाले मिरर पे आके गिर रही है तो इंसिडेंट रे, ठीक है। तो एक ही रे जो है स्टूडेंट्स वो इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है और इसके लिए इंसिडेंट रे। तो हम लिख सकते हैं when multiple reflections happen, reflected ray of previous reflection is incident ray of next, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो देखो यहां से लाइट आई, कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी सी एब्जॉर्ब होती है, ज्यादा तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब्ड। मतलब देखो यहां से बहुत सारी लाइट आई स्टूडेंट्स, मान लो एक टॉर्च से आपने बहुत स्ट्रांग यहां पे लाइट भेजी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना स्टूडेंट्स वो कम स्ट्रांग होगी, लेस स्ट्रांग होगी। क्यों स्टूडेंट्स? कुछ लाइट ये मिरर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो बहुत स्ट्रांग लाइट मान लो आ रही है, तो थोड़ी सी हल्की सी लाइट एब्जॉर्ब होती है और ज्यादा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब एक ही रिफ्लेक्शन होता है तो ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि थोड़ी सी ही लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब। लेकिन स्टूडेंट जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं तो ये जो कहानी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से देखो बहुत स्ट्रांग लाइट आएगी, थोड़ी सी लाइट यहां पे एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी सी लाइट यहां पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक। तो ये जो लाइट है वो कम स्ट्रांग होगी, थोड़ी सी कम स्ट्रांग होगी और वो इस पे गिरेगी। अब थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन यहां पर भी होगा, हल्का सा एब्जॉर्प्शन यहां पर भी होगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो और भी कम स्ट्रांग हो जाएगी, और भी कम स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? तो अगर ये लाइट मान लो ऐसे करते करते कई बार रिफ्लेक्ट होती तो हर बार थोड़ा थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब होता और फाइनल लाइट जो है वो काफी कम स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहां पे कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर, a small part of it is absorbed, due to which reflected light has slightly lesser intensity, समझ लो थोड़ी कम स्ट्रांग होती है, कम ब्राइट होती है, ठीक है। इफ लाइट अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस अगर होते हैं, देन some light is absorbed at each
रिफ्लेक्शन। ठीक है, हर रिफ्लेक्शन पे कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। सो द फाइनल रे या फाइनल लाइट मे हैव लेस इंटेंसिटी। आई होप स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहां पे, कि यहां पे इंसिडेंट रे आई, वो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ी सी लाइट जो है वो यहां पे रुक जाती है, वो मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहां पे वापस से थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब हुई और ज्यादातर रिफ्लेक्ट हुई। तो आप देख सकते हो हर जगह पे थोड़ी थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब होती जा रही है। तो ये जो लाइट है, ये यहां पे ये जो लाइट है, वो इस लाइट से तो कम स्ट्रांग होगी ना, इस लाइट से कम ब्राइट होगी, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो जब सिंगल रिफ्लेक्शन होता है तो ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि एक ही बार लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कई बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कई बार एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो फाइनल लाइट है वो सिग्निफिकेंटली डिम हो सकती है, सिग्निफिकेंटली उसकी ब्राइटनेस में डिक्रीज देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट इसके बेस एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। देखो यहां पे दो मिरर्स आप देख सकते हो, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहां से एक लाइट रे आती है, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे ये एंगल भी 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द सेकंड मिरर। ठीक है, मतलब ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी इससे भी कभी ना कभी बाद में, तो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ये हमें निकालना है। स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए हमें, सोचे जरा, बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए कि इस लाइट का पहले पाथ बनाना चाहिए। पहले तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस मिरर से टकराएगी तो फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सही। देखो यहां पे एक नॉर्मल भी बना लेते हैं, नॉर्मल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉर्मल हमेशा बनाना चाहिए। देखो ये जो एंगल है यही हमसे पूछा गया, सेकंड रिफ्लेक्शन में यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, यही में पूछा गया। कैसे निकालेंगे इसको, देखो इस एंगल को आई बोल देते हैं, ये जो एंगल है इसको ए बोल दो आप, ठीक है, और ये जो एंगल है उसको बी बोल दो, और ये जो एंगल है उसको सी बोल दो। ठीक है, तो ये नेमिंग्स हमें हेल्प करेंगी सॉल्व करने में। तो पहले ए की वैल्यू आप सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स, क्या होगी, ए और आई तो बराबर होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दैट इज 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू 30 आ गई। बी निकाल सकते हो क्या, सोचो जरा, मैथ्स लगाओ, मैथ्स, इस क्वेश्चन में मैथ्स है, कोई फिजिक्स नहीं है ज्यादा, साइंस नहीं है ज्यादा। देखो ए प्लस बी 90 होगा, ध्यान से देखें आप, तो ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री लिख दिया मैंने, ए की वैल्यू 30 मैंने निकाल रखी है। तो यहां से स्टूडेंट्स मेरे पास बी हो जाएगा इनफैक्ट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट विल कम आउट टू बी 60 डिग्री। बी की वैल्यू आ गई मेरे पास स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो, ये बी और सी को ध्यान से देखो, बी और सी को मैं बोल रहा हूं कि वो इक्वल है, ज्योमेट्री यूज हो रही है यहां पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखो ये जो नॉर्मल वाली लाइन है स्टूडेंट्स, और ये जो है ये पैरेलल है एक्चुअली, these two lines are parallel। तो ए और सी जो है स्टूडेंट्स वो बराबर होंगे, ए इक्वल्स टू सी, अल्टरनेट एंगल्स, दे आर एक्चुअली अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, तो सॉरी ए और सी नहीं, सॉरी बी और सी बराबर होंगे, सॉरी गलत हो गया, बी और सी बराबर होंगे। तो स्टूडेंट सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, तो सी जो है 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखो आर और सी तो बराबर होंगे फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो आर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60, दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सेकंड मिरर इज इक्वल टू 60 डिग्री स्टूडेंट, दैट इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जा सकता है, बट इसमें कोई फिजिक्स का रोल नहीं है ऑनेस्टली, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। तो अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत है तो एक्चुअली दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स, और चाहे तो इसको बार बार देखें। ठीक है, इस तरह से पढ़ने का यही तो फायदा है कि आप बार बार देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स, उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, आप ध्यान से देखें, इसका एक्चुअल पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। बेसिकली एक हॉलो ट्यूब होती है, जैसे आप देखो यहां पे एक हॉलो ट्यूब है जो ऊपर यहां पे खुल रही है और नीचे यहां पे खुल रही है, दिख रहा है साफ साफ। यहां पर एक मिरर रखा हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है आप देख सकते हो, ऐसे एंगल पे रखा हुआ है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। एक और मिरर यहां पे रखा हुआ है, वो भी उसी तरह से रखा हुआ है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं, और यहां पर हमारी आई है, ठीक, मतलब हम है। ठीक है, तो हम यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखो कि इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकलती है, आप ध्यान देना, इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकली, इस मिरर से टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है, ट्यूब के लॉन्ग नीचे आती है, और फिर जब ट्यूब के लॉन्ग नीचे आती है तो फिर से इस मिरर से टकराती है, और टकरा के फिर इधर जाती है और हमारे आंख में आती है।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे 2 बार रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ गई है, सही है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हुआ है, एक रिफ्लेक्शन यहां पे, एक रिफ्लेक्शन यहां पे। देखो मैं इस डिवाइस का एक्चुअल पिक्चर आपको दिखाऊं तो और समझ में आएगा। आप देखो ये ट्यूब है, ये पेरिस्कोप है, ठीक है, वैसा ही जैसे मैंने यहां पे बनाया। इसके अंदर यहां पे एक मिरर होगा एक्चुअली में, और यहां पर भी एक्चुअली में एक मिरर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो यहां पे क्या होगा, ये जो बच्चा यहां पे है वो हमारी आई थी यहां पे, ठीक है, और यहां पे ऑब्जेक्ट जो है जैसे यहां पे था देखो वो दीवार है, ठीक है। तो इस बच्चे को ये जो दीवार है वो दिख रही होगी जब वो अंदर देख रहा है। कैसे दिख रही होगी वो तो आप समझ रहे हैं कि यहां से इस दीवार से निकलने वाली रे अंदर जा रही होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस ट्यूब के लॉन्ग नीचे जाएगी, फिर नीचे जो मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होकर इस बच्चे की आंख में जाएगी। तो ये जो वॉल का पोर्शन है वो इस बच्चे को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है स्टूडेंट्स, दिस इज पेरिस्कोप। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्या है, इस बच्चे को अगर दीवार देखनी है तो ये खड़ा होकर देख लेगा, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, इस पेरिस्कोप को यूज करने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये खड़ा होकर देख सकता है। बट आप देखो स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं आपको कि कैसे यूज होता है। जैसे आप ये देखो, ये फोटोग्राफ, ये वाटर है और ये पेरिस्कोप है, अंदर एक सबमरीन है स्टूडेंट्स, सबमरीन आप समझते हैं ना, पानी के अंदर चलता है वो। उसके अंदर एक आदमी है जो वाटर के बाहर की सिचुएशन देखना चाहता है, तो कैसे देखेगा वो पेरिस्कोप से आराम से देख सकता है, ठीक है। पेरिस्कोप का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो सबमरीन के अंदर है, सबमरीन के अंदर, वहां से वो आदमी देख रहा है कि यहां पर क्या है, पानी के बाहर क्या हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पेरिस्कोप, राइट। जैसे स्टूडेंट्स एक और यूज देखें आप, यहां पे देखो क्या है, ये एक पेरिस्कोप है, पुराने जमाने का पेरिस्कोप है, ये लंबा ट्यूब है जैसा हमने यहां पे देखा था, ठीक है, ये पेरिस्कोप है। ये कुछ सोल्जर्स हैं स्टूडेंट, सोल्जर्स, ये वॉल के पीछे छुपे हुए हैं क्योंकि दूसरे साइड जो है वो एनिमी है। अब इन सोल्जर्स को देखना है कि उस साइड क्या हो रहा है। तो अगर ये खड़े होकर देखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एनिमी इनको देख लेगा और गोली मार देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, यहां पे वो खड़े होकर ऊपर चढ़ के दीवार पे नहीं देख सकते कि इधर क्या हो रहा है। तो आप देखो पेरिस्कोप के हेल्प से ये आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसे केस में पेरिस्कोप कितना यूजफुल होता है। एक और यूज बताता हूं मैं आपको, ये कुछ लोग हैं जो कोई फुटबॉल मैच देखने आए हैं मान लो, या क्रिकेट मैच देखने आए हैं, कुछ भी। अब ये जो आदमी है बेचारा, उसके सामने ऐसा लंबा सा आदमी खड़ा हो गया, इसको तो आगे कुछ दिखेगा नहीं, किसने बैटिंग की, किसने बॉलिंग की, किसने छक्का मारा, किसने विकेट लिया, कुछ पता ही नहीं चलेगा इसको। तो अब देखो ये पेरिस्कोप का हेल्प ले रहा है, ये जो लंबा सा ये पेरिस्कोप है, ठीक है। तो यहां से लाइट रेज आएंगी और इस पेरिस्कोप से हुए इसके आंख में जाएगी, तो इसको यहां पर क्या हो रहा है, मैच में क्या हो रहा है वो यहां पे देख सकेगा। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि दिस पेरिस्कोप इज अ वंडरफुल डिवाइस, दिस अ वंडरफुल डिवाइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेरिस्कोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। व्हाट इज पेरिस्कोप? व्हाट इज पेरिस्कोप? Periscope is a long tube-like device. It's a long tube-like device which can be used to view objects beyond an obstacle. Beyond an obstacle. जैसा कि हमने कई सारे केसेस में देखा। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? It consists of a long tube, okay, with mirrors fit at both ends. Mirrors fit at both ends. Both the mirrors are fit at an angle of 45 degree. At an angle of 45 degree. Parallel to each other. ये दोनों मिरर आप ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल। एट वन एंड ऑफ ट्यूब ऑब्जेक्ट इज देयर, ट्यूब के एक एंड पे ऑब्जेक्ट होता है जिसको मैं देखना होता है, एट द अदर एंड आई, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। अब ये काम कैसे करता है? वर्किंग रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिरर, रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिरर। इट मूव्स अलोंग द ट्यूब, इट मूव्स अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये ट्यूब के लेंथ के लॉन्ग मूव करती है। एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब द लाइट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द सेकंड मिरर, लाइट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द सेकंड मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे इंटर्स द आई ऑफ द व्यूअर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे इंटर्स द आई ऑफ द व्यूअर एंड ही सीज द इमेज। कैसे काम करता है ये भी हम समझ गए। अब इसका यूज क्या है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस फिर से हम देख लेते हैं। Used by submarines to see objects on water surface, ठीक है। To see above crowd. Third, by hidden soldiers to see activity of enemy, ठीक है स्टूडेंट्स। तो these are some interesting uses of periscope. तो स्टूडेंट्स ये जो पेरिस्कोप है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, आई एम श्योर इसके बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो देखें मल्टीपल रिफ्लेक्शन,
पेरिस्कोप में क्या हो रहा था, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा था। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक और बहुत सा कॉमन यूज है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बार्बर शॉप। बार्बर शॉप में स्टूडेंट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करता है ये बार्बर, जिसको फिजिक्स नहीं आती है वो भी। जब आप हेयर कटिंग करवाते हो तो इस तरह से आपने देखा होगा कि बार्बर जो है वो मिरर से आपको दिखाता है कि उसने पीछे की कटिंग कैसे की है, ठीक है। तो यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा होता है स्टूडेंट्स। देखो कैसे कैसे, सिचुएशन तो समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। ये तो सिचुएशन हमेशा आप मंथ में एक बार तो देखते ही होंगे। तो आप हेयर कटिंग करवा रहे हो और ये आपका फ्रंट मिरर है, फ्रंट मिरर के सामने आप बैठे हुए हो और आप अपना हेयर कटिंग करवा रहे हो। तो हेयर कटिंग के बाद एक बैक मिरर ऐसे लाके रखता है बार्बर, राइट, पीछे एक मिरर लाके रखता है इसे, ठीक है, जिसके हेल्प से आप अपना बैक पोर्शन देख पाते हो। तो एक्चुअली क्या होता है यहां पे स्टूडेंट्स, देखो ये जो पीछे वाला पार्ट है आपके हेयर्स का, वहां से लाइट रे निकल के इस मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर इधर आती है, फिर मिरर से टकरा के आपके आंखों में जाती है। तो आप देखो आपके पीछे वाले पोर्शन से लाइट निकल के आपके आंखों तक पहुंच गई ना, मतलब आपको अपने पीछे वाला पोर्शन दिखाई देगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, एक बार और रिपीट करता हूं, देखो ऐसे तो पीछे वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मिरर के हेल्प से क्या हो रहा है, पीछे से निकलने वाली लाइट जो सीधे चली जाती है, ऐसे इधर चली जाती, वो इधर बेंड हो गई, अब वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके आंख में आ गई, तो आपको पीछे वाला पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो अगेन देयर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन 1 and 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहां पे, इन अ बार्बर शॉप वी कैन सी इमेज ऑफ बैक ऑफ आवर हेड, ठीक है, और बैक ऑफ आवर हेड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन टू मिरर्स, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन टू मिरर्स यूज्ड बाय बार्बर। सही है ना। सो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कई बार कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेरिस्कोप में हमने देखा, इस केस में देखा, मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, दैट इज मल्टीपल इमेजेस। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये फोटोग्राफ देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक मिरर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज दिखाई दे रही, कोई डाउट की बात नहीं, एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, उसमें उसकी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो, यहां पर ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, 2 मिरर्स रखे हुए आसपास आसपास, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और देखो कितनी इमेजेस ध्यान से देखो दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 इमेजेस दिखाई दे रही है। देखो स्टूडेंट्स, जबकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेजेस कितनी है, 4। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार 2 मिरर था तो 2 इमेज दिखाई देनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। 2 मिरर है तो 2 इमेज दिखाई देगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब देखो 4 इमेजेस दिखाई दे रही है, और मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल रहा हूं, ये कोई डायग्राम मैंने नहीं बनाया, तो ये एक्चुअल फोटो खींचा गया है, ये तो आप देख सकते हो, एक्चुअल फोटोग्राफी है, एक्चुअल सीन का फोटो खींचा गया है, इसका 4 इमेजेस बनते हैं। स्टूडेंट्स उसका कारण बहुत डिटेल में तो हम हायर क्लासेस में देखते हैं, अभी आप नहीं समझ सकते, बट अभी हम इतना समझ सकते हैं कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। यहां पे 2 मिरर्स हैं, तो इससे जो लाइट रे निकलेगी उनका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगा, उन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण मल्टीपल इमेजेस बन जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो आप एक और सिचुएशन देखो, यहां पर तो 1 2 3 4 मिरर्स ऐसे रखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट है, अब देखो कई सारी इमेजेस बन रही हैं यहां पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं, when 2 or more mirrors are there, okay, when 2 or more mirrors are there, multiple images of object may be formed due to multiple reflections, ठीक समझ रहे हो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा जिसके कारण कई सारी इमेजेस बन सकती है और आप बहुत सरप्राइज हो सकते हो। एक मिरर में एक इमेज बनती है लेकिन 2 मिरर में 2 इमेज बनती है, ऐसा सही नहीं है। आप देख सकते हो यहां पे 4 इमेजेस बन रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थोड़े और डिटेल में हम देखेंगे यहां पे। अब देखिए यहां पे 2 मिरर्स रखे हुए, 2 मिरर्स, उनके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, थोड़ा ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स, 45 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहां पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स की कितनी सारी इमेजेस बन रही है, ध्यान दें आप कितनी सारी इमेजेस बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 इमेज बन रही है, जबकि यहां पे 2 ही मिरर्स है स्टूडेंट्स, लेकिन उनके बीच में एंगल 45 है और इस ऑब्जेक्ट की 7 इमेजेस बन रही है, 7। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स हो रहा है क्योंकि इससे जो लाइट निकलती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है मिरर्स के बीच में, तो इसकी 7 इमेजेस बनती है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे हम एंगल को 60 डिग्री कर रहे हैं, पहले 45 था, अब वही 2 मिरर्स है लेकिन एंगल बढ़ा के हमने 60 कर दिया। अब फिर से हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और आप देखिए कितनी इमेजेस बन रही है, 1 2 3 4 5, ये एक ही इमेज है स्टूडेंट्स। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 है, ऐसा नहीं है, वो बीच में क्योंकि मिरर के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसके कारण ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, बट है ये एक ही इमेज। यहां पे 5 इमेजेस बनी है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल बढ़ा के हमने 72 कर दिया,
अब ये ऑब्जेक्ट है, अब देखो इसकी 1 2 3 4 इमेज बन रही है। फिर उस एंगल बढ़ा के हमने 90 कर दिया स्टूडेंट्स, अब इस ऑब्जेक्ट की 1 2 3 इमेज बन रही है। अब उस एंगल को बढ़ा के हमने 120 कर दिया, तो अब 2 इमेज बन रही है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हम खेल रहे हैं मिरर्स के साथ। मिरर्स के बीच में एंगल 45 था, हमने इसको और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। तो जैसे जैसे हम एंगल को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी की इमेजेस का जो नंबर है वो भी चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं आप देख सकते हो इमेजेस कम हो रहे हैं। 7 हुए थे, 5 हुए, 4 हुए, 3 हुए, 2 हुए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर कई सारे मिरर्स होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस बनती हैं और वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि मिरर्स को कैसे रखा गया है स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें, यहां पे वो एंगल जो बढ़ा के 180 कर दिया गया। ये एंगल जो 120 था उसको बढ़ा के 180 कर दिया गया। यहां पे एक लाइन है, आप नोटिस करें, 2 मिरर्स है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक ही इमेज बन रही है, वो तो बननी भी चाहिए था ना स्टूडेंट्स, क्योंकि 180 एंगल आपने कर दिया मतलब दोनों को बगल बगल में रख रखा है, तो सॉर्ट ऑफ वो तो मिलके एक ही मिरर बना रहे हैं ना, एक सीधा सा मिरर बना रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब हमें याद रखना चाहिए, थोड़ा यूजफुल है, कभी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट एक फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूं जिसके हेल्प से आपको ये सब याद रखने में बहुत आसानी होगी। वो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय एंगल -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस फॉर्मूले को इस केस में लगा के। इस केस में एंगल जो है 45 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आनी चाहिए 360 बाई 45 -1। दिस विल कम आउट टू बी 8 -1, दैट इज 7। सही है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आप देखें 7 इमेजेस थी, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें भी लगा के देख लें आप, तो इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस का, तो दैट विल बी 360 डिवाइड बाय 60 -1, तो दैट विल बी 6 -1, दैट इज 5। वो भी सही है, हमने लिखा था 5 इमेजेस है। यहां पे देखो, यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिवाइड बाय 72 -1, सो दैट विल बी 5 -1, दैट इज 4। यहां पे देखो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 डिवाइड बाय 90 -1, दिस विल बी 4 -1, दैट इज 3, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स देखो नंबर ऑफ इमेज एज पर दैट फॉर्मूला विल बी 360 डिवाइड बाय 120 -1, दैट विल बी 3 -1 इक्वल्स टू 2। सही है, 2 इमेजेस बनी है यहां पे देखो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 डिवाइड बाय 180 -1, ये आ जाएगा 2 -1, दैट इज 1 स्टूडेंट्स। तो एक ही इमेज है यहां पे, सही है। अब देखो स्टूडेंट्स एक और सिचुएशन देखते हैं। यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और आप देखो ये उसकी इमेज है, ये उसकी दूसरी, ये तीसरी, ये 4 5 6 7 8, बहुत सारी इमेजेस है यहां पे, बहुत सारी इमेजेस है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है कि 2 पैरेलल मिरर्स है हमारे पास, कुछ इस तरीके से 2 पैरेलल मिरर्स है। फोटो में ये क्लियरली नहीं दिखाई दे रही ये बात, पर 2 पैरेलल मिरर्स हैं, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम ये बोलते हैं कि एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 0, मतलब 2 मिरर्स अगर पैरेलल रखे हुए हैं तो उनके बीच में एंगल हम कितना बोलेंगे स्टूडेंट? 0। जैसे आप देखें यहां पे स्टूडेंट्स हम बोल रहे थे 2 मिनट्स के बीच में एंगल कितना है? 45। यहां पे हम बोल रहे थे 2 मिनट्स के बीच में एंगल कितना है? 60 एंड सो ऑन, ठीक। वैसे स्टूडेंट्स जब 2 मिनट्स पैरेलल होते हैं तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में जो एंगल है स्टूडेंट्स वो है 0 डिग्री। और स्टूडेंट्स जब 2 पैरेलल मिरर्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो बहुत सारी इमेज बनती है, इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, मतलब अनगिनत इमेजेस बनती है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस बनती है स्टूडेंट्स। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है वो इस मिरर से टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर इससे टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर इससे टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर इससे टकराती है, और यही सिलसिला चलता रहता है हमेशा के लिए, यही सिलसिला चलता रहता है स्टूडेंट्स। तो यहां बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है, और जब जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक इमेज बनती है, जब जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक इमेज बनती है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां पे बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अकर बिटवीन 2 मिरर्स, बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं। एट एवरी रिफ्लेक्शन अ इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक। तो हर रिफ्लेक्शन पे एक इमेज बनती है, और फाइनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होती है। इनफाइनाइट इमेजेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इमेज बनती है, इतनी ज्यादा नंबर कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक। बट स्टूडेंट्स यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देखे हैं, बट एट एवरी रिफ्लेक्शन ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिक्रीजेस। देखो स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि हर रिफ्लेक्शन पे कुछ लाइट क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब, ठीक है। जिस कारण ये जो लाइट है वो थोड़ी कम स्ट्रांग होगी, फिर यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी, ये थोड़ा सा और लेस स्ट्रांग होगा, फिर यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब होगी और ये थोड़ा सा और लेस स्ट्रांग होगा, ठीक।
तो वही बोला जा रहा है, बट एट एवरी रिफ्लेक्शन ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिक्रीजेस। हर रिफ्लेक्शन पे थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, जिसके कारण लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाती है। सो इवन इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने बोला कि हर रिफ्लेक्शन पे एक इमेज बनती है, जिसके कारण बहुत सारी इमेज हो जाती है। तो जो इमेजेस बनती है, क्योंकि लाइट डिम होती जा रही है, तो इमेजेस भी कम ब्राइट होती जाती है। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस बनती है, लेकिन जो इमेजेस बाद में बनती है वो कम ब्राइट होती है। तो वही लिखा हुआ है, बट एट एवरी रिफ्लेक्शन ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिक्रीजेस, सो इवन इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ग्रेजुअली द इमेजेस बिकम सो डिम दैट वी कैन नॉट सी देम। आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स, कि यहां पे क्या होता है, द बेसिक पॉइंट इज कि जब दो पैरेलल मिरर्स हो, उसके बीच हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, मतलब बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, इतने कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, होता क्या है कि लाइट यहां पे बार बार रिफ्लेक्ट होती है, हर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, जिसके कारण बाद में बनने वाली इमेजेस भी डिम होते हैं, उनकी ब्राइटनेस कम होती है, इसलिए वो हमें दिखाई ही नहीं देते। ठीक है, तो हालांकि यहां पे बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, बट दिखाई उतने ज्यादा नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? उसका रीजन में देखा कि एट एवरी रिफ्लेक्शन ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिक्रीजेस, so even intensity of images keeps on decreasing. Gradually the images become so dim that we cannot see them. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात को हम थोड़ा आगे ले जाएंगे और एक और टाइप का इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, जिसको बोलते हैं क्लाइडोस्कोप। देखो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा सा क्लाइडोस्कोप है और ये एक छोटा सा क्लाइडोस्कोप है। इसमें क्या होता है, एक एंड से अंदर देखना होता है, और जब हम अंदर देखते हैं तो ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कुछ इस टाइप के ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसके अंदर देखना। आप जब देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा स्टूडेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी को बोलते हैं क्लाइडोस्कोप। देखो स्टूडेंट्स, ये क्लाइडोस्कोप कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्लाइडोस्कोप एक्चुअली क्या है। तो उसको बनाने के लिए पहले तो आप देखें, ध्यान से देखें, ये 3 प्लेन मिरर्स इस तरह से होने चाहिए हमारे पास। ओके, ये 3 प्लेन मिरर्स। ये आप देखें, कुछ कलरफुल चीजें हमारे पास, कुछ भी कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये कलरफुल मार्बल्स हो सकते हैं, कलरफुल बॉल्स हो सकती है छोटी छोटी, या फिर बैंगल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स कलरफुल, उनके टुकड़े हो सकते हैं। ठीक, फिर आप देखें यहां पे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क टाइप है जिसके बीच में होल है। ये चाहिए हमें, क्यों चाहिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये ग्लास का सर्कुलर पीस है स्टूडेंट्स, ग्लास का। ठीक, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट। स्टूडेंट्स ये देखिए क्या है, इस तरह के ग्लासेस आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स। देखो, इसकी खास बात यह है कि इसके थ्रू थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के ग्लासेस आपने देखे होंगे, उसका भी एक सर्कुलर डिस्क है स्टूडेंट्स। ये ट्रांसलूसेंट है, इससे थोड़ा सा दिखाई देता है इसके पार। ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार सब कुछ दिखाई देता है। ये ओपेक है, इसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 चीजें ऐसे सर्कुलर डिस्क हमें चाहिए होंगी क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे हम बनाते हैं क्लाइडोस्कोप, इन सारी चीजों से आप ध्यान देंगे। पहले तो ये जो 3 मिरर्स है स्टूडेंट्स, उनको इस तरह से हम प्रिज्म के फॉर्म में अरेंज करेंगे, प्रिज्म के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे प्रिज्म के फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो हमें दिख रहा है, वो अंदर है, अंदर 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 है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अरेंज करके टेप वेप लगा के इनको साट देंगे, बिल्कुल स्टिक कर देंगे ताकि अलग ना हो सके। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस एंड पे ये ट्रांसपेरेंट वाली जो ग्लास की शीट थी, सर्कुलर ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है, उसको यहां पे लगाएंगे। देखो देखने में आपको यहां ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा हूं, बट ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो यहां पे हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो कलरफुल हमारे पास पीसेज हैं, ऑब्जेक्ट्स है, उनको इस ग्लास के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसलूसेंट वाला जो है, ट्रांसलूसेंट वाला ग्लास का ये जो सर्कुलर डिस्क है, उसको उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या रखा है स्टूडेंट्स, आप देखिए ट्रांसपेरेंट वाली डिस्क, फिर हमने वो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स रखे, फिर ट्रांसलूसेंट डिस्क रखी। ये जो ट्रांसलूसेंट डिस्क है उसको ग्राउंड ग्लास भी बोलते हैं। ये ग्राउंड ग्लास होता है जो थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, इसके थ्रू थोड़ा मोड़ा देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सेटअप समझ में आया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमें कि यहां पर रबर बैंड लगा के, टेप लगा के इन सबको फिक्स कर देना है, ताकि ये जो डिस्क हमने रखी है वो मूव ना कर सके, वो अलग ना हो सके। ठीक है, उनको यहां पे फिक्स कर देना है। ठीक है, तो पहले ये 3 मिरर्स, फिर ट्रांसपेरेंट डिस्क रखी, फिर ये ट्रांसलूसेंट डिस्क है यहां पे, और उन दोनों के बीच में क्या है, ये कलरफुल पीसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर स्टूडेंट्स आप क्या करो, ये जो ओपेक वाला पीस था जिसके बीच में होल था, उसको यहां पे लगाना होता है। ठीक है, उसको लगा के वो होल बंद करना होता है।
ठीक है, उसको भी यहां टेप वेप से लगा देते हैं बिल्कुल, ताकि वो अलग ना हो सके। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ऐसे कार्डबोर्ड का सर्कुलर बॉक्स लेते हैं और इस पूरे सेटअप को इसके अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, बस बन गया स्टूडेंट्स ये हमारा क्लेडोस्कोप। अब देखो इस बच्चा इसके एक इंच से देख रहा है, आप समझ रहे होंगे इसमें होल क्यों बनाया गया छोटा सा, ताकि इसके थ्रू हम अंदर देख सकें। तो ये जो चाइल्ड है इसके अंदर देख रहा है थ्रू दिस होल, थ्रू दिस होल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लेडोस्कोप हुआ। तो आपको समझ में आया क्लेडोस्कोप कैसे बनाया जाता है। अब इसके अंदर ये जो बच्चा देख रहा है तो इसको डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल पैटर्न्स दिखाई देंगे। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर कलरफुल पैटर्न्स क्यों दिखाई देते होंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहां पर जो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हैं उनसे लाइट निकल के अंदर मिरर्स को हिट करती है। ठीक है, बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है अंदर ही अंदर। ठीक, उन रिफ्लेक्शन के कारण बहुत सारी इमेजेस बनती हैं और वो इमेजेस मिलके कलरफुल पैटर्न्स बनाती हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, तो इनको देख के बहुत मजा आता है लोगों को, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स हमें समझ में आ गया क्लेडोस्कोप एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा उसके बारे में लिख लेंगे सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, कि पहले तो ये है क्या, क्लेडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और टॉय भी बोल सकते हैं इसको, मेड ऑफ मिरर्स एंड सम स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न्स, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट हैज 3 मिरर्स अरेंज्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। One end is closed by a circular transparent glass. One end is closed by a circular transparent glass followed by a translucent glass. Colored objects are placed in between the two glasses. The other end is closed by opaque disc with a hole through which we can see. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है उसको बनाने का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी है। कैसे वर्क करता है ये हमने देखा है। लाइट फ्रॉम द कलर्ड ऑब्जेक्ट्स अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बाय मिरर्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स। देखो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्लेडोस्कोप के बारे में। देखें, ईच टाइम अ क्लेडोस्कोप इज शेक्ड अ न्यू पैटर्न इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अब देखें ये जो बच्चा है क्लेडोस्कोप के अंदर देख रहा है तो इसको कुछ इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अब अगर मान लो वो इसको थोड़ा सा शेक करता है, इसको इस क्लेडोस्कोप को थोड़ा शेक करता है, फिर से उसके अंदर देखता है तो इसको एक नया शेप दिखाई देगा इसी क्लेडोस्कोप के अंदर। फिर ये इसको थोड़ा सा और शेक करता है तो फिर इसको एक नया शेप दिखाई देगा क्लेडोस्कोप के अंदर। तो एवरी टाइम ही शेक्स इट एंड लुक्स इनसाइड ही विल सी अ न्यू पैटर्न स्टूडेंट्स। तो एक ही क्लेडोस्कोप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दिखाई देते हैं जब हम क्लेडोस्कोप को शेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपको बात। जैसे देखो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूं एक फोटोग्राफ। देखो ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स आप देखें यहां पे, ये क्लेडोस्कोप के अंदर दिखने वाले फोटोग्राफ्स को बनाए गए। अब देखो ये फोटोग्राफ दिखाई दिया क्लेडोस्कोप के अंदर, तो बच्चे ने क्लेडोस्कोप को थोड़ा सा हिलाया, हिलाने पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। आप देखो फिर थोड़ा सा और हिलाया तो पैटर्न और चेंज हो गया, थोड़ा सा हिलाया तो पैटर्न और चेंज हो गया, थोड़ा सा हिलाया तो पैटर्न और चेंज हो गया। हालांकि पैटर्न मिलता जुलता सा तो है लेकिन फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट है स्टूडेंट्स, है। तो क्लेडोस्कोप की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि हर बार जब आप इसको हिला के देखोगे तो एक अलग पैटर्न दिखाई देगा। क्यों होता है ऐसा स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप उसको शेक करते हो तो उसके अंदर के जो कलर्ड पीसेज हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। देखो रीअरेंज हो जाते हैं, आपने इसको शेक किया तो यहां पर जो कलर्ड पीसेज हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, वो रीअरेंज हो जाते हैं तो उनकी इमेजेस अलग तरीके से बनती हैं, तो अलग पैटर्न दिखाई देता है। देखो हमने यहां पे लिखा भी है, each time a kaleidoscope is shaked a new pattern is formed. This happens because on shaking the colored objects rearrange. Obviously उनको शेक करेंगे तो colored objects rearrange हो जाएंगे, forming a new pattern. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारे डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो क्लेडोस्कोप को शेक करने से ही बनाए गए। लेकिन स्टूडेंट्स आप जैसे देखें ये पैटर्न, क्या लगता है आपको ये पैटर्न उसी क्लेडोस्कोप से बनाया गया होगा जिससे ये सारे पैटर्न बने? ऑब्वियसली नो। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही अलग कलर्स हैं। इसका मतलब ये किसी दूसरे क्लेडोस्कोप से हमें दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स रखे गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये सारे एक ही क्लेडोस्कोप के। ओके स्टूडेंट्स,
एक और चीज देखते हैं हम, तो क्लेडोस्कोप का यूज क्या है यार, हर चीज का कुछ यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फन टॉय, इसको खेलने के लिए यूज कर सकते हैं आप, मजा है आपको, हर टाइम आप शेक करके देखेंगे अलग पैटर्न दिखाई देगा। यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स टू गेट न्यू आइडियाज, दिस इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्लेडोस्कोप स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे आर्टिस्ट और डिजाइनर्स होते हैं, उनको नए नए आइडियाज बनाने होते हैं, नए नए डिजाइन बनाने होते हैं। जैसे बेडशीट, सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल अगर लूं मैं, तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी बेडशीट लगाती है बेड्स पे, उनमें अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं। तो कोई डिजाइनर उसको सोचता है ना, वो कैसे सोचेगा यार, ऐसे नए नए पैटर्न सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो लोग क्लेडोस्कोप का यूज करते हैं, उसमें उसको शेक कर करके बार बार अंदर देखते हैं और उनको नए नए पैटर्न्स दिखाई देते हैं, तो उनको नए नए आइडियाज आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लेडोस्कोप क्या है ये आपको समझ में आ गया, कैसे बनता है वो समझ में आ गया, कैसे काम करता है वो समझ में आ गया, और उसका क्या यूज है वो भी समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो मिरर के बारे में काफी चीजें हमने पढ़ी स्टूडेंट्स। तो फाइनली एक लिस्ट बना लेते हैं कि उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कुछ मेजर यूजेस। फर्स्ट स्टूडेंट्स, फॉर सीइंग आवरसेल्व्स फॉर ड्रेसिंग अप, रोज सुबह हम ये काम करते हैं। इन पेरिस्कोप, इन क्लेडोस्कोप, इन बार्बर शॉप, फॉर डेकोरेशन इन शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स में आप देखेंगे स्टूडेंट्स की मिरर्स लगे होते हैं। उनका पर्पज होता है कि उनको लगाने से एक अच्छा लुक मिलता है शॉप्स को, उनकी डेकोरेशन होती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, गाइज ये जो डिस्पर्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्पर्शन है क्या। तो न्यूटन का नाम तो सुना ही आपने, ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने ऐसा प्रूव किया था कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें एक्चुअली 7 रंग के 7 कलर्स की लाइट्स होती हैं। न्यूटन ने ऐसा प्रूव किया था कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से कलर्स हैं ये? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। इनको याद रखना भी आसान है। इनको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो, विबगियोर, दैट इज VIBGYOR, विबगियोर, ये याद रखोगे आप तो आपको 7 कलर याद रहेंगे। न्यूटन प्रूव्ड दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। न्यूटन ने ये बात प्रिज्म के हेल्प से प्रूव की थी। उसने क्या किया कि एक प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डाली, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं सनलाइट डाली। सन से आने वाली जो लाइट होती है वो भी व्हाइट रंग की होती है, वो तो आपने देखा ही है। तो न्यूटन ने व्हाइट रंग की लाइट एक प्रिज्म पे डाली। उसने क्या देखा? उसने देखा कि प्रिज्म की दूसरी तरफ 7 कलर्स की लाइट दिखाई दे रही है। डाली हमने व्हाइट लाइट, लेकिन दूसरी तरफ 7 कलर्स की लाइट दिखाई दे रही है, ये 7 कलर्स। तो यहां से न्यूटन ने ये गेस किया कि यार ये 7 कलर्स आए कहां से आए ये 7 कलर्स? हमने तो व्हाइट लाइट डाली थी। तो उसने बोला कि व्हाइट लाइट जो है वो इन 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, और प्रिज्म क्या कर रहा है कि उन 7 कलर्स को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने प्रूव किया था कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। अच्छा, यहां पे ये जो 7 कलर्स होते हैं उनका सीक्वेंस आप देखें। सबसे नीचे होता है वॉयलेट, यहां पे जो मैंने सबसे ऊपर बनाया है वो वॉयलेट यहां सबसे नीचे होता है, और सबसे टॉप पे कौन है? रेड, जो यहां बनाया मैंने। तो इसका जो ऑर्डर है वो इस टाइप का है, विबगियोर, सबसे नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, सो ऑन करते करते टॉप पे रेड। अब ये जो 7 कलर्स आते हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। और ये जो पूरा का पूरा फेनोमेना है व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटने का, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो कुछ डिफिनेशंस लिख लेंगे हम यहां पे। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors, the splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent substance like prism is called dispersion of light. ये dispersion of light की definition हो गई।
एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का बहुत प्रैक्टिकल यूज एप्लीकेशन होता है, मैंने आपको बताया था, और उसका सबसे ब्यूटीफुल, सबसे शानदार जो एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आपने रेनबो कई बार देखा ही होगा। कब बनता है रेनबो? जनरली बारिश के बाद, ठीक है, जनरली बारिश के बाद, आफ्टर रेन, ठीक है, बारिश के बाद कई बार आपने देखा होगा रेनबो बनते हुए। तो रेनबो जो बनता है उसमें यही होता है कि सन की जो लाइट होती है, सन से आने वाली लाइट, वो 7 कलर्स में बट जाती है, कुछ वैसे ही जैसे प्रिज्म के हेल्प से बटती है, वैसा ही कुछ यहां पे भी होता है।